बच्चों, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें लेखिका जो है गैंगटॉक नामक शहर में रुकी हुई है और वहाँ से उन्होंने अपनी सखी मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ यात्रा आरंभ की थी। और उन्होंने रास्ते में देखा एक घूमता हुआ चक्र जिसका नाम था प्रेयर व्हील, और जिसे जानकर लेखिका को लगा कि सारे देश की आत्मा एक जैसी है। बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं और इस तरह से वो निरंतर आगे बढ़े जा रहे थे। पेज नंबर 20 से पढ़ना आरंभ कर रही हूँ। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर इस कदर प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। यानी जब हम सफ़र करते हैं तो सब लोग जो है अंताक्षरी गाते हैं, तो वो भी गाने लगे। अच्छा लग रहा था उन्हें। और सैलानी का अर्थ होता है पर्यटक या यात्री, सफ़र करने वाले लोग। पर मैं मौन थी। लेखिका बिल्कुल शांत थी। ये जो लेखक लोग जो होते हैं वो थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ और ही उनके मन में चल रहा होता है। किसी ऋषि की तरह शांति मैं चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने अंदर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी होता है गर्दन निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात झरने, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। लेखिका ने कहा है, जब हम सिक्किम में यात्रा कर रहे थे, युमथांग की ओर जा रहे थे, तो हमें कौन सी नदी मिली? रास्ते में तिस्ता नदी, यानी वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी और इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ यह थी तिस्ता नदी, यानी सिलीगुड़ी से जब वो आगे ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे तो तिस्ता नदी उनके साथ साथ अपोजिट दिशा में बहती हुई दिखाई दी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा चरम सीमा पर था, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे, नदी का बहाव जो है और अधिक तेज हो जाएगा और वो दूध के समान चांदी और दूध के समान दिखाई देती है उसका पानी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, यानी अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था लेखिका को। मेरे नगपति मेरे विशाल, हिमालय पर्वत को नगपति कहा गया है। मेरे विशाल, विशाल क्या कहा है? क्योंकि वो अत्यधिक विशाल मात्रा में दिखाई दे रहा था। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुक गई। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, यानी झरने के पास रुक गए। उस झरने का नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, यानी लोगों ने कैमरे से फ़ोटो खींचनी शुरू कर दी, मेमोरीज़ अपने कैमरे में सेव करनी आरंभ कर दी। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में बिजी थे, व्यस्त हो गए। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेखिका कहती है, मैं झरने की नेचुरल वॉइस को सुनने लगी शांत वातावरण में बैठकर। कहती मैं अपने मन में समा लेना चाहती थी, मैं कैमरों में कैद नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में जब मैंने पाँव डुबोया तो मैं भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। रियलिटी की वास्तविकता तो यही है जिससे हम नेचर से हम दूर भागते हैं। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उस अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हो रहा था जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहद होता सीमा से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी हूँ। भीतर ही सारी तामसिकता का अभिप्राय है बुरी भावनाएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। कहते मन शांत हो गया। हम जिस वातावरण में रहते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है। जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। कौन है ये जितेन? जितेन नार्गे, जो उनका ड्राइवर भी है और गाइड भी है। वो कहने लगा, मैम अब आगे चलना है हमें, इससे भी सुंदर सुंदर दृश्य मिलेंगे। आप अगर रास्ते में यहीं रुकी रह गई तो हमें अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंचना है। अनमनी सी मैं उठी। लेखिका कहती है, मेरा मन नहीं था इतनी सुंदरता को
से दूर जाने का। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे आंखों के सामने और आत्मा को सुख पहुंचाने वाले दिखाई देने लगे। कहीं चटक, चटक होता है चमकीले, हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए। बच्चों ध्यान देना, कहीं चटक रंग का हरा मोटा कालीन ओढ़े और कहीं पर पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उत्तरी दीवार की भांति पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। अब बच्चों इसका अभिप्राय है जो पर्वत जो थे, हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत जो है कहीं पर हरे रंग की हरियाली थी और कहीं पर पीलापन लिए हुए था, यानी बर्फ़ हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई थी, और कहीं पर मिट्टी दिखाई दे रही थी, ऐसे लग रहा था प्लस्तर उतरी हुई हो। तो और फिर लेखिका कहती है एकदम ये सब कुछ गायब हो गया। सब पर क्यों गायब हो गया? क्योंकि बादल आगे आ गए थे इस दृश्य की ओर, सब कुछ बादलमय हो गया था। पहाड़ों पर जाएंगे तो बादलों में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेखिका कहती है हमारा सफ़र आगे चला जा रहा था, हम आगे बढ़े जा रहे थे। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देख रही थी, कि प्रकृति के खेल को देख रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियानी बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने में तुली थी। कहते हैं जब हम नेचर को नज़दीक से देखेंगे तो तभी हमें अनुभव हो पाता है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी सी छटी, बादल थोड़े से हट गए। वहाँ अब पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशा से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे, यानी ऊंचे ऊंचे दो पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत जन्नत स्वर्ग के समान सुंदरता दिखाई दे रही थी। नज़र के छोर तक खूबसूरती खूबसूरती, नज़र के छोर तक जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती थी वहाँ अत्यधिक सुंदरता ही सुंदरता थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, पर्वत जो नेचर जो है, प्रकृति जो है हमें केवल देती ही है, हमसे कुछ लेती नहीं। अनुभूति कराने वाले पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ, वादियों के दुर्लभ नज़ारे, दुर्लभ नज़ारे, ऐसे नज़ारे तो हमारे मैदानी क्षेत्रों में हमें कभी देखने को मिलते ही नहीं। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, यानी थिंक ग्रीन, ग्रीन सोचो यानी हरियाली से युक्त रहोगे तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। आश्चर्य है, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, प्रवाह में लगातार बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर बढ़ाते आवारा बादल, मध्यम 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 धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रुडेंड्रो के फूल, यानी यह वहाँ पर फूलों की प्रजातियों के नाम है जो अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। सब अपनी अपनी लय और तान और प्रवाह में बहते हुए चरे वेती चलते रहो, और समय के इस सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। कहते हैं इतना विशाल सब कुछ था और हमारा अस्तित्व कितना था, एक छोटे तिनके के समान हो गया। और जो मनुष्य जो है इतना छोटा होते हुए भी अहंकारवश इस सब की ओर ध्यान नहीं देता, जबकि प्रकृति की विशालता क्या चीज़ है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य है। पल पल सौंदर्य परिवर्तित हो रहा था। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर भार रेखा मिट गई, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर से मेरे होठों को छूने लगी। बच्चों कौन सी प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी, जो हमारे चैप्टर का नेम भी है। कि तभी एक अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। लेखिका खुश थी, प्रसन्न थी इतनी सुंदरता को देखते हुए, लेकिन इन सब के साथ लेखिका ने ऐसा क्या देखा कि वो एकदम निराश हो गई। तो लेखिका अपना वो अनुभव बता रही है कि उन्होंने क्या देखा। तो बच्चों इस पैरा को ध्यान दीजिएगा। तो उसमें उन्होंने अपने कौन से अनुभव बताए, इस पैराग्राफ में से भी प्रश्न बन रहा है। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रित अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल गई। गाड़ी रोक दी गई थी। कहती है मैं ना धीरे धीरे थोड़ी सी दूर तक निकल गई। अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ समाधि में भाव में नृत्य करती किसी आत्मलिंग नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट जाते हैं। नुपुर होते हैं घुंघरू। कहते हैं कोई डांसर जो है डांस कर रहा है, उसके घुंघरू टूट जाते हैं, तो एकदम जो वो लीनता तल्लीनता है वो समाप्त हो जाती है। तो लेखिका जो थी सुंदरता में लीन थी। अचानक उसने क्या देखा? अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, उससे अलग हटकर पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल,
आटा जो गुज जाता है वो कोमल होता है। काया वाले हाथों में कुदाल और हथौड़े। कहते हैं स्त्रियों का कार्य तो होता है घर परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना। कहते हैं ये कठिन काम तो पुरुषों के लिए होता है, इन स्त्रियों के लिए ये सब कुछ। कहते हैं इतनी मेहनत का काम कर रही हैं। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। कुछ कुदाल, कुदाल होता है वो हथौड़ा या कुल्हाड़ी, को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी। कहते हैं कि एक स्त्री जहाँ जो बच्चों को घर पर उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, बच्चों को भी अपने पीठ पर टोकरी में बांधकर काम कर रही थी। इसका क्या अभिप्राय है? यानी वहाँ उस पहाड़ी क्षेत्र में भुखमरी इतनी है, यानी प्रत्येक स्त्रियों को बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। और काम क्या है वहाँ पर पहाड़ों पर? तो सड़कों को चौड़ा बनाने का काम हमेशा चलता रहता है। उनके पास आजीविका का साधन केवल यही है, इसलिए ये सारे वो काम कर रही थी। और उनको देखकर लेखिका निराश हो जाती है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूल, वादी, झरनों के बीच भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने की जंग। मौत क्यों? भूख है, जिसके कारण एक पत्थर पर बैठ के दूसरे पत्थर तोड़ रही हैं। अगर जरा सा भी पैर फिसले पत्थर तोड़ते तोड़ते तो वो नीचे खाई में जाकर गिरेंगी। और कहा जाता है जी जब इस तरह से होता है तो उनकी शरीर या लाश भी दिखाई नहीं देती, मिलती नहीं है कई बार। तो मातृत्व और श्रम साधना एक साथ, यानी बच्चे का पालन पोषण और इतनी मेहनत एक साथ। वहीं खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछ लिया ये क्या हो रहा है। तो उस कर्मचारी की तो आदत थी, उसने मजाक के अंदाज में कह दिया, मैम जिस रास्तों से आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं उन्हें ये रास्तों को चौड़ा बना रही हैं। पहाड़ों को काट कर सड़कें बनाई जाएंगी, तभी हम सैलानी उन पहाड़ों पर आसानी से पहुंच पाते हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। वो तो मजाक के वे में बोल रहा था, लेकिन लेखिका जो थी सीरियस थी। मेरे मुंह से अचानक निकला, वह संजीदा हो गया। जब मेरे को सीरियसली देखा ना बात करते हुए, वो भी एकदम सीरियसली बात करने लगा। कहने लगा, मैम पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता। फिर क्या किया जाता है? बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगा दिया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल में। यहाँ पर लेखिका ने कहा है पहले तो पत्थरों को तोड़ा जाता है और जो एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ जो खाई है, उस रास्तों पर पत्थरों की चौड़ी पट्टियाँ लगा दी जाती हैं बाड़े की तरह, हैज की तरह। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड भी लगा था और बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा था। जब हम इस तरह से पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ जगह जगह इन तरह के हमें बोर्ड दिखाई देते हैं। एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने के लिए लोगों ने मौत को जुठलाया है। यानी इतनी मेहनत करते हैं और हम लोग जो डरते हैं, और वो लोग पहाड़ों पर रहने वाले लोग जो हैं इस तरह से मेहनत करते हैं ताकि हमारा रास्ता आसान हो सके। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। यानी लेखिका जो है उस प्रेजेंट से पास्ट में चली जाती है। एक बार वो पलामू के और गुमला के जंगलों में गई थी तो उसने वहाँ भी ऐसा ही कुछ देखा। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी जंगल में रहने वाली युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव, उनके पास चप्पलें तो थे नहीं, फूले हुए पाँव और इन तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े डांठे। डांठे होता है गांठे। जब हम कोई सख्त चीज़ हाथों में लेते हैं तो हमारे हाथों में गांठें कब पड़ जाती है, परिश्रम करने के कारण। एक ही कहानी कह रहे हैं, यानी आम जनता की कहानी। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, आम जनता कौन है? आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक जैसी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव और यातना और वंचना एक तरफ। आम जनता यानी गरीब जनता। जो गरीब जनता है बच्चों, वो क्या करती है? हमारे लिए बड़े बड़े महल खड़े करती है और उनके लिए टूटी फूटी झोपड़ी तक भी नहीं होती। हमारे लिए इन पहाड़ी स्थानों पर जाने के लिए रास्ते आसान करती है और उनके लिए पहाड़ी स्थानों पर रहने के लिए घर भी नहीं होता और भूख का सामना करना पड़ता है। अब वो इसमें बिजी थी, तभी अब वो आगे निकल गई थी। उनकी जो सहयात्री थी मणि,
और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, गमगीन, उदास देखकर, मैम ये तो मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। कहते हैं इनको देखकर दुखी मत हो, आप यहाँ पर पहाड़ पर बर्फ़ देखने आई हैं, जिस सुंदरता को देखने आई हैं वो देखिए, जिसके लिए आप इतने सारे पैसे खर्च करके आई हैं। पहाड़ी स्थानों पर जाएंगे तो पैसे तो बच्चों खर्च होते ही हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, लेखिका ने एक गहरी बात बताई है, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देते हैं। वही मैंने कहा, अमीर लोगों के लिए बड़े बड़े महल खड़ा करते हैं और बदले में उन्हें थोड़ा पैसा मिलता है, केवल पेट भरने के लिए भोजन और सिर छिपाने तक के लिए झोपड़ी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। मन ही मन मैंने सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियाँ जो पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, बच्चों, किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ती है कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया। यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है जो गरीब जनता है वो प्रसन्न नहीं रहती, उनकी आदत हो जाती है, लेकिन उन औरतों ने आपस में ऐसी कोई हंसी वाली बात कही होगी तो वो सारे हंस पड़े, तो लेखिका जो परेशान होकर जा रही थी वो भी नॉर्मल हो जाती है। ताजमहल बन जाना यानी प्रसन्नता से युक्त हो जाना। अब लेखिका का सफ़र आगे चल पड़ता है, जीप में बैठकर वो आगे ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जा रहे हैं। अब जितेन बता रहा है क्योंकि वो उनका गाइड है, अब मैम हर जगह मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट मिलेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट का मतलब होता है यू टर्न, बार बार ऊंचाई पर चढ़ेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे, फिर एक तरफ टर्न आएगा, फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, दूसरा टर्न आएगा, उसे हेयर पिन बेल्ट कहते हैं। कि ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका कह रही है हम ऊपर चढ़ाई पर थे, एक स्कूल था, स्कूल में अपने घरों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3.5-4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लेखिका ने पूछा क्या यहाँ स्कूल बस नहीं है? तो मणि ने पूछा। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम ये पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका नहीं है कि जहाँ बच्चों के लिए स्कूल बस होगी। कहते हैं मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, कोई नाजुक व्यक्ति नहीं मिलेगा, यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। अगर बच्चों को सुबह अपने स्कूल जाना है, नीचे उतर कर जाएंगे तो वापसी पे उन्हें ऊंचाई पर आना पड़ेगा, और अगर मॉर्निंग में ऊंचाई पर जाएंगे तो नीचे वापसी पर उतरना पड़ेगा। कहते हैं ये बच्चे पढ़ाई कर के साथ साथ और क्या करते हैं? कहते हैं ये सिर्फ बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे जब शाम को घर आते हैं तो अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराने, मवेशी यानी जो उन्होंने घर में पशु पाल रखे होते हैं उन्हें चराते हैं। पानी भर कर लाना पड़ता है, जंगल में लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोकर लाते हैं। कहते हैं खुद मैंने भी ढोया है क्योंकि वो वहीं का रहने वाला निवासी है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। खतरा किस चीज़ का? बच्चों जो हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे रास्ते उतने संकरे होते चले जाएंगे, कम चौड़े होते चले जाएंगे और खतरा उतना बढ़ता चला जाएगा। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंची टेप से नापकर एक जीप जितना रास्ता बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप अगर इधर उधर खिसक गई और हम सीधे घाटियों में। बच्चों जब हम पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, ड्राइवर लोग जो होते हैं वही लेकर जाते हैं, हमारे मैदानी भागों वाले ड्राइवरों को वहाँ पर ऊपर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियों ने हमें खतरों के प्रति सजग कर रहे थे। सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में आपका बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे स्लोगन, इसका क्या मतलब है? धीरे चलाएं, वापस भी तो आपको घर जाना है। थोड़ी और आगे बढ़े तो फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर दिखाई नहीं दिए, दूध देने वाले याक दिखाई दिए, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने गले बालों वाले याक। पहाड़ी क्षेत्रों पर जाएंगे तो हमें याक ही दिखाई देंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।